गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। तो सभी दोस्त जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। कुछ लोग जुड़ गए। प्रेमचंद, नीतू गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। देखिए, सबका कोई दिक्कत नहीं है ना, अब वीडियो चल रहा है सही ना? सुमन जी देखिए, थोड़ा वीडियो सही चल रहा है ना? वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए ध्यान से। ओके, चलिए बिल्कुल अच्छा है। चलिए, पिछली क्लासों में हमने कुछ स्टडी कर रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट के, जो हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कवर किए थे। आज के लिए हम देखेंगे कुछ अलग टॉपिक। आज के लिए हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम जानेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। एग्जाम में आपको बता दूं कि इससे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मिलता है ना। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, वहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, आज के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेटल एंड नॉन मेटल। इसके मतलब हम क्या समझेंगे? धातु, हिंदी में कहते हैं इसे धातु एंड अधातु। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। इसके बाद धातु से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे या कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। इसके बाद अधातु को हम पढ़ लेंगे कि अधातु क्या होते हैं, आवर्त सारणी में कहाँ मिलेंगे, है ना, सबसे हल्के अधातु कौन से हैं, या फिर इनकी कुल संख्या कितनी है, इस सारी चीज को हम देख लेंगे। अधातु प्रकृति में कितने टाइप से पाया जाएगा, जैसे ठोस अवस्था में कितने अधातु होते हैं, द्रव्य अवस्था में कितने अधातु होते हैं, इसके बाद आपका सॉलिड अवस्था में कितने होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? उससे बात करेंगे पहले हम धातु के बारे में। तो थोड़ा सा एक बेसिक चीज को समझाने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे एक पहला साइंटिस्ट था एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर एक साइंटिस्ट था जिसे हमने नाम दिया था कि इसे केमिस्ट्री का जनक माना जाता है, केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। और ये भी हमने कहा था भाई कि ये जो एंटोनी लेवोसियर है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एलिमेंट के बारे में एक पुस्तक लिखा था, और उस पुस्तक के बारे में बताया था कि नाम इसका क्या है भाई, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के तत्व के नाम से एक पुस्तक लिखा था। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि एंटोनी लेवोसियर ने सबसे पहले इस एलिमेंट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें पहले को हम नाम देते हैं मेटल और दूसरे को नाम देते हैं नॉन मेटल। पहले को हम नाम देते हैं अधातु और दूसरे को नाम देते हैं धातु। तो यदि हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई तत्वों को सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो तत्वों को सबसे पहला वर्गीकरण किया गया था एंटोनी लेवोसियर के माध्यम से। और एंटोनी लेवोसियर ने एलिमेंट को 2 भागों में तोड़ दिया था, जिसमें से एक पार्ट को नाम देते हैं धातु और दूसरे पार्ट को नाम देते हैं अधातु। और इन्हीं पार्टों के बारे में आज हमें स्टडी करना है कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। आज इन्हीं के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, पहला हम जानेंगे किसके बारे में, तो आज हम जानेंगे धातु के बारे में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि कैसे धातु और अधातु को किसके द्वारा डिवाइड किया गया था। तो बात करेंगे धातु के बारे में। तो ये जो धातु आपका मेटल वाला पॉइंट दिख रहा है भाई, तो धातु क्या होते हैं, पहले बात तो आपसे पूछा जाएगा कि धातु क्या होते हैं।
तो हमें बताना है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, क्या कहलाएंगे? जो धनायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, डोनेट करेगा और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज जो अपने ऊपर लेगा, वैसे एलिमेंट को हम नाम देंगे क्या? वैसे एलिमेंट को हम नाम देंगे मेटल। क्या नाम देंगे? मेटल नाम देंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पे कोई मेटल है और मेटल को जैसे ही हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसे निकलवा दिया। अब ये मेटल था, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन के डोनेट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा? कैशन का निर्माण होगा, पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होगा। जबकि हम जानते हैं कि यदि किसी एलिमेंट क्या करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर डोनेट करता है तो वह पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण करता है, और यदि कोई एलिमेंट किसी प्रकार की कोई यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो अपने ऊपर माइनस चार्ज को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है। तो मतलब डोनेट कर रहा है तो कैसा चार्ज लेगा? कैशन को ग्रहण करेगा, प्लस चार्ज को ग्रहण करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि ये सोडियम है और सोडियम से क्या त्याग हो गया भाई? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर दे दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा? Na+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा। और जैसे ही Na+ बन जाएगा तो हम नाम दे देंगे कि ये जो हमारा सोडियम है, इसको हम क्या नाम देते हैं? सोडियम है। इसको हम क्या कह देंगे कि यह एक प्रकार का क्या भाई? मेटल है हमारा, है ना। इसको हम क्या नाम दे देंगे कि ये एक प्रकार की क्या है? मेटल है। इसके बारे में देखिए ध्यान से। इसके बाद हम क्या यहाँ पे समझेंगे, कुछ बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल कुछ आपको देता हूँ कि कौन कौन सी मेटल जैसे में पढ़ना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंटों में आपको पढ़ना है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, इसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर पढ़ लेंगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये सारे ETC में कर रहा हूँ, ये सारे किसका एग्जाम्पल है? तो ये सारे मेटल का एग्जाम्पल माने जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि बहुत सारे तत्वों, यहाँ बहुत सारे मेटल को हम यहाँ पे जानेंगे। तो ये कुछ आपके सामने क्या है? धातु के एग्जाम्पल दिए गए हैं। बिल्कुल पढ़ाएंगे, दोनों चीज आपको पढ़ाया जाएगा, केमिकल और फिजिकल दोनों को साथ में लेकर चलेंगे हम, है ना। बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझाया जाएगा। एक बार आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो ये थी बात आपका मेटल के डिफिनेशन का कि धातु क्या होते हैं भाई। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि धातु है, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो क्या बन गया? धनात्मक बन गया। एग्जाम्पल में हमने सोडियम को लिया, इलेक्ट्रॉन क्या किया भाई? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और जैसे ही डोनेट किया तो इसमें मैंने कैसा चार्ज चढ़ा दिया? प्लस वाला चार्ज चढ़ा दिया। मेटल को, नॉन मेटल को इस अंदाज से आपको पढ़ाया जाएगा ना कि आप अभी तक किसी भी क्लास में ऐसे अंदाज से नहीं पढ़े होंगे, है ना। यकीन मानिए, आप एक बार ज्वाइन करके इसे देखिए। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद मेटल के बारे में बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को जाना जाता है कि कौन कौन से इसके फिजिकल गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, और इन गुणों के अपवाद भी होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन केस भी हैं। तो इन गुणों में एक्सेप्शन केस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अपवाद वाला केस को ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कह दिया कि सभी जो आपका मेटल होते हैं वो क्या नेचर में पाए जाते हैं भाई? सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। अब जब सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा तो बताओ भाई वह कौन सा एक्सेप्शन है जो कैसे लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनने वाले हैं। तो आइए समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु के भौतिक गुण, क्या नाम दे देंगे? धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण। तो बात करेंगे धातु के भौतिक गुण के बारे में। तो इसमें क्या क्या समझना है? बहुत ही पहले छोटा पॉइंट, जैसे मैंने कह दिया, पहला आपका गुण हो गया कि धातु
धातु चमकदार होते हैं, धातु चमकदार होते हैं। सभी धातुओं में क्या पाई जाती है भाई? चमक पाया जाता है, इसमें लुमिनियस पाया जाता है। मतलब कि जितने भी हमारा प्रकृति में धातु है उसमें सभी में किसी न प्रकार का कोई ना कोई चमक जरूर होगा। यदि किसी धातु में अत्यधिक चमक है तो किसी धातु में क्या होगा? कम चमक होगा। ठीक है, तो धातुओं में पहला गुण क्या हम पढ़ेंगे कि धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती है। धातुओं में लुमिनियस की गुण पाया जाता है ना, या फिर साइनिन की गुण पाई जाती है, चमकदार होते हैं। दूसरा केसों में बात क्या कर लेंगे भाई? तो दूसरे केसों में बात कर लेंगे कि धातुओं के बारे में कि धातु आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं, आघातवर्धनीयों को कहा जाता है कि मेटल मेलिएबल होते हैं। मेटल मेलिएबल का मतलब होता है आघातवर्धनीय, एंड उसमें डक्टाइल के गुण भी पाए जाते हैं। डक्टाइल का मतलब होती है तन्यता। क्या होता है? तन्यता। अब इन दोनों टर्मों के बारे में समझना, क्या होता है मेलिएबल और क्या होता है डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब हम ये जानते हैं कि यदि किसी तत्व को या फिर किसी मेटल को पीटकर यदि चादर बनाया जा सके, उस मेटल के द्वारा यदि हम चादर बना सकते हैं तो वैसे मेटल को नाम देते हैं यहाँ पे मेलिएबल। और यदि उस मेटल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? लंबे पतले तार खींचे जा सकते हैं, तो वैसे आपका मेटल को नाम देते हैं डक्टाइल, है ना। जिसको हमने चादर बनाया या फिर जिससे हम चादर बना सकते हैं वैसे चीजों को नाम देते हैं मेलिएबल। और जिसका हम तार पतले पतले तार बना सकते हैं, बहुत लंबे लंबे तार खींच सकते हैं, पतले पतले खींच सकते हैं, तो वैसे मेटल को हम नाम देते हैं डक्टाइल। अब आपसे बात किया जाएगा कि बताओ भाई मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा होता है? मोस्ट मेलिएबल मेटल सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु का नाम बताइए। आपसे कहा जाएगा कि सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु का नाम बताइए, तो हमें क्या बताना होगा भाई? तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु जो होता है, आघातवर्धनीय जो धातु होता है भाई, वो सबसे पहला में आपका आ जाएगा Au। क्या होगा? सील गोल्ड, है ना। गोल्ड सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु है। इसके बाद क्या होगा? सिल्वर। इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद आपका कॉपर। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद याद रखना एल्युमिनियम। ये चार ऑप्शन आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको देखो कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम में कह देगा कि बताओ भाई निम्न में से कौन सा मेटल मोस्ट आघातवर्धनीय की श्रेणी में आती है। तो मोस्ट आघातवर्धनीय की श्रेणियों में चार मेटल को हम काउंट करते हैं। जैसे पहला था आपका Au, इसके बाद रहता है Ag और इसके बाद रहता है Cu, और एल्युमिनियम को गायब करके कुछ दूसरा मेटल दे देता है यहाँ पे, है ना। तो इन्हीं में से आपको क्या करना होता? फाइंड आउट करना होता। या फिर निगेटिव वाली मार्किंग का भी क्वेश्चन बता सकता है कि इनमें से कौन सा धातु आघातवर्धनीय नहीं है ना। जैसे मैंने कह दिया कि लो यहाँ पे लेड है ना, तो ये आघातवर्धनीय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर छांटना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बन जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि सर्वाधिक डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा तन्यता धातु कौन सी है। तो देख लीजिए, सबसे अधिक तन्यता मेटल की बात करेंगे, सबसे अधिक डक्टाइल मेटल की बात करेंगे, तो डक्टाइल मेटलों में सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है जिससे हम खींचकर सबसे लंबी तार बना सकते हैं वो आपका है यहाँ पे Au। इसके बाद है Ag, इसके बाद है Al और इसके बाद है क्या? Cu, है ना। इनमें देखो Au और Ag का दोनों को जो आपका मेलिएबल और डक्टाइल का जो गुण होता है वो सेम यहाँ पे हम मानते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कॉपर और एल्युमिनियम। तो कॉपर और एल्युमिनियम में डक्टाइल और मेलिएबल की क्या होती है? गुण भी भिन्न हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि डक्टाइल में एल्युमिनियम पहले आएगा जबकि मेलिएबल में कॉपर पहले आएगा। ठीक है, तो ये था आपका मोस्ट मेलिएबल मेटल और मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन कौन से होते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही, चांदी, है ना। चांदी तांबा तब तांबा कुंदन, क्या मैं समझ नहीं पाया, चांदी तांबा। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद हम क्या समझने वाले हैं तीसरे गुण में।
तो धातु के तीसरे भौतिक गुणों में आपको याद रखना है, धातु के तीसरे भौतिक गुणों में याद रखना है भाई कि ये जो धातुएं होते हैं भाई, ये जो धातुएं होते हैं वो आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाए जाते हैं, बाईं ओर होते हैं या फिर बाईं ओर स्थित हैं। तो यदि आपसे कहेगा कि धातुएं आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है तो हमें क्या बताना है कि यह बाईं ओर स्थित है। इसके बाद चौथे गुण में क्या बताना है कि धातुएं जो होते हैं वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के सुचालक एंड हीट तथा उष्मा के भी सुचालक होते हैं। मतलब क्या समझना है कि धातुएं विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं, जितने भी मेटल हैं वो सभी क्या है भाई, धातुएं और जितने भी मेटल हैं वो सभी आपका विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक माने जाते हैं। तो यहाँ पे आज आपसे कह देगा कि बताओ भाई, यदि आपसे कह देगा कि बताओ भाई यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे आपका मोस्ट है ना कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है ना, सर्वाधिक ज्यादा सुचालक धातु का नाम बताओ। तो मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेगा कि विद्युत के सबसे अधिक सुचालक कौन सा धातु है। तो विद्युत के सबसे अधिक सुचालकों धातुओं में से पहला धातु आपका कौन सा आता है भाई, Ag। कौन सा लगाना है, सिल्वर जो होता है वो सबसे अधिक क्या होते हैं, सुचालक धातु माना जाता है। पर इसका एक एक्सेप्शन है या फिर अपवाद है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि सबसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिर क्या है ना। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो विद्युत का सुचालक बहुत ही कम करते हैं, न के बराबर करते हैं, तो उसे बैड कंडक्टर में रख लेते हैं। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के है ना सबसे कम गुण आपका यहाँ पे प्रस्तुत करने वाला जो मेटल है उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसको नाम देते हैं हम Pb, जिसे कहते हैं लेड मतलब क्या समझना है, शीशा क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा कम गुण दिखाता है, मतलब बहुत ही कम दिखाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बताओ भाई, यहाँ पे कह सकते हो क्या किसमें कंफ्यूजन है गुप्ता जी आपको, ये जो भी आपका पॉइंट लिखा हुआ बिल्कुल सही, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ना, विजय बिल्कुल आपका करेक्ट है, इसे आप सही कर लीजिएगा यदि आपके कंफ्यूजन होगा तो। इसके बाद देखिए ध्यान से, हमें यदि कहेगा कि सबसे अधिक अब विद्युत के सुचालक धातु का नाम बताइए तो क्या बताना होगा, सिल्वर को बताना होगा। और यदि कहेगा कि सबसे कम विद्युत के सुचालक धातु कौन सा होता है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कौन से मेटल होते हैं, तो क्या बताना है, Pb को बताना है या फिर लेड को बताना है। इसके बाद देखिए ध्यान से सबसे ज्यादा तन्यता Au में मानेंगे हम, किसमें, Au में मानेंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से अगला प्रॉपर्टी में क्या समझना है, फिजिकल गुणों में। अगला फिजिकल गुणों में आपको समझना है यहां पे अगला फिजिकल गुण है आपका, नंबर आप लगा लीजिएगा जो भी आपका नंबर होगा, कि धातुएं जो होते हैं भाई जो धातुएं होते हैं उनमें सोनोरेस की क्षमता पाई जाती है। जितने भी मेटल है उन सभी में अनुनाद की क्षमता पाया जाता है। अनुनाद की जो मतलब होता है उसके मतलब समझिएगा क्या होता है, सोनोरेस। इसके मतलब समझते हैं हम, इसमें हम समझते हैं कि ये जो आपका सोनोरस है भाई, मतलब कि जितने भी मेटल है उनको पृथ्वी पर गिराया जाए तो उनमें से एक साउंड निकलता है और उस साउंड को हम नाम देते हैं बेल लाइक साउंड, है ना, बेल लाइक साउंड नाम देते हैं, बेल लाइक साउंड। ये जो बेल लाइक साउंड है आपका, इसके मतलब कहते हैं कि जो आपकी घंटी की आवाज़ जैसी यदि किसी भी मेटल को पृथ्वी पर गिराया जाए तो घंटी की आवाज़ जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी मधुर ध्वनि जो उत्पन्न होगा भाई उसी को हम नाम देंगे कि यह जो क्रिया है वो सोनोरस की क्रिया है ना।
तो आपको याद रखना है कि सभी धातुओं को पृथ्वी पर गिराने पर कैसा आपके साउंड निकलता है, बेल लाइक साउंड निकलता है। तो ये भी कह सकते हो कि धातुओं में अनुनाद की क्षमता पाया जाता है। तो आप कैसे नोट करोगे, तो आप नोट करना कि सभी धातुओं में अनुनाद की क्षमता पाया जाता है, मतलब कि पृथ्वी पर धातुओं को गिराने से बेल लाइक साउंड निकलते हैं, है ना। और यही क्रिया क्या है, आपका अनुनाद की क्रिया कहलाती है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद ये थी आपकी कुछ धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो कुछ थी धातुओं की आपके पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है आपके पास जो देख लीजिए ध्यान से। जैसे हम बात कर दिए कि धातु कठोर होते हैं, धातु कठोर होते हैं ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका मेटल का। जैसे मैंने नाम दे दिया कि धातु क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। अब हार्ड होते हैं तो जैसे में समझिएगा कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, कुछ इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब समझते हैं अपवाद, मतलब कि जो धातु जो कठोर होते हैं वह उस गुण का फॉलो न कर कर किसी अन्य गुणों को फॉलो करता है, तो उसे हम अपवाद की श्रेणी में रख लेंगे। जैसे बात करें कि धातुओं में कौन सा ऐसा है जो आपकी इस गुण को फॉलो न करती है, कठोरता की फॉलो न करता है, तो यहाँ पे समझिएगा आपका सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ऐसे धातु हैं भाई जो क्या होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं या फिर मुलायम होते हैं। और जब मुलायम होगा भाई तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इन धातुओं के अपन चाकू के द्वारा, है ना, चाकू से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसे चाकू के द्वारा काटा भी जा सकता है। तो याद रखना कि धातुएं तो क्या होते हैं, सभी धातुएं तो कठोर होते हैं, मगर यहाँ पे एक्सेप्शन अपवाद है। अपवाद में कौन कौन सी धातु ऐसे हैं जिनको आप चाकू के द्वारा काटा भी जा सकता है, तो आपको बताना है क्या, सोडियम, पोटेशियम और क्या, कैल्शियम। ये ऐसे धातु हैं जिन्हें क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं, इन्हें हम चाकू के द्वारा काट भी सकते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में है, एक बात और समझना है कि ये जो नेचर में होते हैं भाई, धातुओं की जो भी आपकी प्रकृति होता है, धातुओं की जो भी प्रकृति होते हैं वो कैसा होते हैं, तो उसे हम मानते हैं कि धातुओं की सभी प्रकृति कैसा होते हैं, क्षारीयता होता है। कैसा समझना है, तो धातुओं की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। ये भी क्या है, इसका ही एक नेचर है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, तो एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दूं, तो देखना ध्यान से। हमने कहा कि ये जो मेटल है भाई Na2O, इसे कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम देते हैं, सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड की जो नेचर है वो कैसा बताना है, तो इसके नेचर बताना है बेसिक। और ये भी आपको पढ़ाया गया है पिछले क्लासों में, पिछले वाले जो भी हम टॉपिक पढ़े थे उसमें, कि यहाँ पे जो भी बेसिक होते हैं, जो भी क्षारीयता होते हैं, वो क्या करते हैं, लिटमस पत्र को भाई, तो लिटमस पत्र को रेड से कैसा कर देते हैं, वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। वो रेड से कैसे कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कन्वर्ट करेगा, यदि बेस होगा तब, है ना। तो याद रखना कि धातुओं की यदि प्रकृति क्षारीय होती है तो उसे हम क्या कर देंगे, बेसिक नाम देंगे। और बेसिक चीज क्या करती है, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो यहाँ पे इतना याद रखना था। तो ये थी कुछ मेटल की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो हमने जाना। इसके बाद हम जानेंगे कि कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं, जल से भी रिएक्शन करते हैं, या अम्ल से रिएक्शन कर जाते हैं। अम्ल से रिएक्शन करने के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ निकालते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि कैसे सारे आपका रिएक्शन करेंगे मेटल। तो रिएक्शन करेंगे तो इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे कि धातुओं के कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो देखेंगे ध्यान से धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आइए समझते हैं धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी। ये हमने देखा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी की धातुएं कठोर होती है, पर इसमें हमने एक अपवाद को दिखाया। कौन सा अपवाद था भाई, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम काफ़ी मुलायम सॉफ्ट मेटल हैं, मतलब इसे हम चाकू के द्वारा काट भी सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इसके बाद हमारा अगला होगा केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, रासायनिक गुण।
धातुओं में कौन कौन से रासायनिक गुण पाए जाते हैं, इन बातों को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। धातुओं की रासायनिक गुण समझिएगा। जैसे बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण में, तो पहला का आपका रासायनिक गुण में बता दे रहा हूं, रिएक्शन विथ O2। O2 को क्या नाम देंगे यहाँ पे, तो O2 को कहा जाता है ऑक्सीजन। बात करेंगे कि जब धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। मान लिया कि यहाँ पे कोई मेटल है, मान लिया कि यहाँ पे कोई हमारा क्या है, मेटल है, और इस मेटल के रिएक्शन जब हमने करवा दिया O2 के साथ, तो जो हमारा निकलेगा प्रोडक्ट, जो उत्पाद बनेगा, उसमें हमें कहना है कि धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ से याद रखना कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं भाई, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि ये धात्विक ऑक्साइड है और ये मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम को, और सोडियम के रिएक्शन जब हमने करवा दिया O2 के साथ, तो एक हमारा क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और मेटल के ऑक्साइड जो बनेगा भाई Na2O बनेगा, है ना। अब Na2O बनेगा, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस कर देंगे तो सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 2। अब ये हो जाएगी 2 पर, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हमने कर दिया 4 और यहाँ पे कर दिया हमने 2। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और सोडियम 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप रिएक्शन में बैलेंस है हमारा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो धातु का ऑक्साइड बना, इसका हमने नाम क्या दिया भाई, तो इसका हमने नाम दे दिया सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम दे दिया, सोडियम ऑक्साइड नाम दे दिया। अब जब सोडियम ऑक्साइड नाम दे दिया, तो ये धातु की ऑक्साइड है, और हमने कहा कि धातुओं की नेचर कैसी होती है, बेसिक होता है। तो ये इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा, इसका नेचर भी हो जाएगा बेसिक। कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्षारीयता नेचर होगा। तो आपको याद रखना है कि धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन कर क्या देते हैं भाई, और धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और जब धातु के ऑक्साइड बनाते हैं तो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। पर यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि क्षारीय सभी धातुओं के ऑक्साइड नहीं होते हैं। क्षारीयता सभी धातुओं के ऑक्साइड में नहीं पाई जाती है। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, और कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। मतलब कि उसमें धातु के भी गुण पाया जाएगा और अधातु के भी गुण पाया जाएगा। तो देखते हैं कि वैसे कौन कौन सी एक्सेप्शन वाला केस है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि उनमें कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें एक्सेप्शन की केस पाया जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा मेटल का ऑक्साइड, यहाँ पे एक एक्सेप्शन में लिख रहा हूं मैं मेटल का ऑक्साइड। ये आपका है अपवाद, सभी धातुएं नहीं है, ये अपवाद में है जिनके ऑक्साइड क्या होंगे, तो जिनके मेटल का ऑक्साइड या तो एसिडिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक होंगे। जैसे आपका पहला Cr2O3, इसको नाम देते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड। अब इस क्रोमियम ऑक्साइड का जो नेचर होगा, इस क्रोमियम ऑक्साइड को नेचर को माना जाता है एसिटिक नेचर, अम्लीयता होता है इसका ऑक्साइड। इसकी ऑक्साइड कैसा मानना है, अम्लीय होता है। और जब अम्लीय होगा तो ये क्या करेगा भाई, तो यह क्या करेगा कि यह रेड लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा। कैसे कर देगा, ब्लू कर देगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या याद रखना है कि जब एक्सेप्शन में आपको याद रखना है कि क्रोमियम ऑक्साइड की नेचर कैसा होता है, एसिटिक होता है। यहाँ पे आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको बता दूं कि एक और मेटल है, जैसे आपका इसी एक्सेप्शन में एग्जांपल है Al2O3, ZnO और Pb2O। इनके नाम देख लीजिए क्या क्या हम नाम देते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका हम नाम देंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको नाम देंगे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, और इसको नाम देंगे लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड।
अब ये जो तीन दिख रहे हैं आपको मेटल, मतलब कह सकते हो कि एल्युमिनियम की ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड और सीसा का ऑक्साइड जो बनता है भाई वो कैसे नेचर के होते हैं? तो इन तीनों मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा वो होगा एम्फोटेरिक नेचर का। कैसा होगा? एम्फोटेरिक नेचर का होगा। एम्फोटेरिक नेचर मतलब के क्या होते हैं भाई? तो एम्फोटेरिक नेचर को हिंदी में कहा जाता है उभयधर्मी। क्या कहते हैं? उभयधर्मी। और उभयधर्मी का मतलब समझना है कि वैसे आपका कंपाउंड वैसे मेटल के ऑक्साइड, वैसे धातु के ऑक्साइड जिनमें अम्लीयता, जिनमें एसिटिक और जिनमें बेसिक दोनों के गुण उपस्थित हो, जिनमें अम्लीय के भी गुण हो और जिनमें धातु के भी गुण हो, जिनमें अम्लीयता भी हो और क्षारीयता भी हो। तो अम्लीय वाले को भी और जिनमें क्षारीयता दोनों का मिक्स गुण पाया गया हो ना, तो वैसे मेटल के ऑक्साइड को नाम देते हैं एम्फोटेरिक नेचर वाले मेटल ऑक्साइड। और ये सभी को हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी यदि आपसे कह दिया जाए कि मेटल किन किन मेटलों का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, तो आपको क्या बताना है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा, जिंक का ऑक्साइड जिसे जिंक ऑक्साइड कहा, और सीसा का ऑक्साइड जिसे लेड ऑक्साइड कहा। इन सभी को कैसे मानते हैं नेचर में? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। बिल्कुल अमन जी, उभयधर्मी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्रोमियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है। जबकि सोडियम ऑक्साइड का नेचर हमने क्या देखा? इसकी बेसिक नेचर का होता है, क्षारीयता नेचर का होता है। इसके बाद बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के, है ना। ये तो हमारा क्या था? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्साइड धातुओं के प्राप्त हुए। अब बात करते हैं कि जब इन्हीं मेटलों का ऑक्साइड को यदि हम रिएक्शन करवा दें किसके साथ? जल के साथ, तो अगला रिएक्शन होगा हमारा रिएक्शन विथ वाटर या फिर H2O। रिएक्शन विथ H2O, इसको हम नाम देते हैं वाटर। ये हमारा क्या है? जल है। बात करेंगे रिएक्शन विथ वाटर, मतलब कि धातुओं की जब अभिक्रिया कितने उभयधर्मी है ये तो काउंट कर सकते हैं अब धातुओं के आधार पे जी, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको उभयधर्मी की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल करेंगे ना तो वहां पे आपको हम काउंट करवाएंगे कि देखिए कितने उभयधर्मी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से कि आपने धातु अधातु में जो बताएं उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है सर। चलिए देखिए ध्यान से कैसे पूछता है आपको। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उसका आप आंसर करिएगा, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसका आप आंसर करिएगा। तो देखिए ध्यान से यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपसे कहता है कि बताओ भाई धातु की ऑक्साइड अम्लीयता कौन या फिर किस धातु के द्वारा दर्शाया जाता है? किस धातु के द्वारा दर्शाया जाता है? इस क्वेश्चन को कई लैंग्वेजों में भी लिख सकते हो। कह सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन से धातु का ऑक्साइड अम्लीयता होता है ना। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिखाया, एग्जाम्पल में देखो दे देगा आपको एल्युमिनियम, दे देगा जिंक, इसके बाद सोडियम, इसके बाद क्रोमियम। अब कह देगा कि निम्न में से छाटिए कि इनमें से किसका ऑक्साइड अम्लीयता होता है ना। तो आपको बताना होगा इसका कैसा होगा। तो इसका तो हमने देख लिया एम्फोटेरिक, इसका भी एम्फोटेरिक, बेसिक, और इसका बच गया आपका कौन सा? क्रोमियम। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या फिर आपसे कह देगा कि निम्न में से कौन से धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकार के होते हैं, है ना, जिनमें एस्ट्रिक और बेसिक के दोनों गुण पाए जाते हैं। तो वहां पे आपको बताना होगा जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और लेड के ऑक्साइड, इनके क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, है ना। ये मेटल में थे जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। बिल्कुल क्रोमियम Cr2O3 बहुत ही अच्छा नीतू गुप्ता, है ना। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम बात करेंगे अगले, हम यहाँ पे हेडिंग लगाए हैं रिएक्शन विथ वाटर। जब धातु जल से अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बनाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिएगा कह रहे कि धातु H2O से अभिक्रिया कर
H2O से अभिक्रिया कर हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, किंतु यहाँ पे बट लगाना, क्या लगाएंगे हम, बट लगाएंगे, किंतु लगाएंगे और कहेंगे कि साथ में क्या करते हैं, किंतु H2 गैस क्या करते हैं, निकालते हैं, H2 गैस निकालते हैं, है ना। मतलब क्या, जैसे हमने कहा कि एक मेटल है और इस मेटल का यदि रिएक्शन H2O के साथ करवा दिया तो क्या बनने वाला है, जैसे समझिएगा यहाँ पे बनने वाला है आपका मेटल का हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनेगा, तो मेटल का हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या निकलेगा भाई, H2 गैस निकलेगा। और इस H2 गैस को हम नाम क्या देंगे, तो इसको नाम देंगे हाइड्रोजन गैस। क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन गैस के नाम से जानेंगे। और इसके साथ साथ क्या निकलता है भाई, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो इसमें पॉप साउंड आती है। कैसा साउंड आता है, पॉप साउंड आता है। ये भी याद रखना, यदि आपसे कह दिया जाए कि बताओ भाई धातुएं जल से रिएक्शन कर, है ना, हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं तथा क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं, तो बताइए भाई इनमें किस प्रकार की साउंड सुनाई पड़ता है, तो क्या बताइएगा आप, पॉप लाइक साउंड होती है। कैसा साउंड होता है, पॉप लाइक साउंड पाया जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से बिल्कुल बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, अब हम बात करेंगे, जैसे मैं एक मेटल उठाता हूं यहाँ पे और एक मेटल उठाया जिसका नाम है यहाँ पे क्या, सोडियम। क्या उठाया, सोडियम। सोडियम आप कहोगे कि बार बार सर आप सोडियम क्यों ले रहे हैं, तो याद रखना सोडियम सबसे ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिविटी एलिमेंट है ना। तो बार बार इसको इसलिए उठा रहे हैं कि ये जल्दी रिएक्शन कर जाएगा किसी के साथ, और जब जल्दी रिएक्शन कर जाएगा तो देखिएगा ये जल के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा ना तो क्या बनाएगा, NaOH बना देगा। अब NaOH को क्या नाम देते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और उसमें सोडियम क्या होगा, आपका धातु होगा, और बाकी क्या बन गया, हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और प्लस में क्या बच गया आपका, H2 गैस निकल जाएगा। प्लस में क्या निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, और ये क्या है, गैस है, तो गैस क्या होते हैं, ऊपर की ओर जाती है, तो क्या साइन लगा दिया मैंने कि ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि धातुएं किससे, जल से रिएक्शन कर क्या निकालते हैं, H2 गैस निकालते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिनको जल की तो आवश्यकता नहीं पड़ता, वह सिर्फ और सिर्फ भाप से क्या करते हैं, स्टीम से क्या करते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे देखिएगा कुछ धातुएं किससे रिएक्शन कर जाते हैं, भाप से रिएक्शन कर जाते हैं। तो भाप से अभिक्रिया करने वाले ऐसे कौन कौन से धातुएं हैं जिनको जल की आवश्यकता नहीं, वो भाप से भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाप से रिएक्शन करने वाला जो है वो आपका है आयरन। आयरन भाप से भी रिएक्शन कर जाता है। एल्युमिनियम भाप से भी रिएक्शन कर जाएगा। जिंक भाप से भी रिएक्शन कर जाएगा। तो इन तीनों को याद रखिएगा, इनको जल मिलेगा तो बहुत ही अच्छे और अच्छा से रिएक्शन करेगा। यदि जल नहीं मिला, केवल नमी जैसे पदार्थ भी मिल गया ना, केवल भाप वाले पदार्थ भी से मिल गया ना, तो उससे भी क्या कर लेगा, आयरन, एल्युमिनियम और जिंक रिएक्शन कर जाते हैं, है ना। मगर कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनको जल मिलने पर भी रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनको काफी मात्रा में जल मिलने पर भी रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे देखिए ऐसे कौन कौन से धातु हैं जिनको जल मिलने पर भी रिएक्शन नहीं करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, उनका एग्जाम्पल यहाँ पे है। एक कौन सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये वो एग्जाम्पल है जिनको जल मिलने पर भी रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे आपका AU, AG,
Cu। ये 3 ऐसे मेटल हैं जो जल से भी जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना, कुछ ऐसे धातु हैं जो भाप से भी रिएक्शन कर जाते हैं, जिनको हमने नाम दिया आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, और कुछ ऐसे धातु हैं जिनको जल मिलने के बाद भी वह रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको हमने नाम दिया क्या, सिल्वर, सॉरी यहाँ पे नाम दिया गोल्ड, सिल्वर और क्या, कॉपर, है ना। ये सारे वैसे धातु हैं जो इनको जल मिलने पर भी रिएक्शन नहीं करते हैं। बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु हैं और ये अस्टेबल अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो धातु के जो अगला प्रॉपर्टी है भाई, उसमें हम किसको जानेंगे, तो धातु की अगले प्रॉपर्टी में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन विथ एसिड, है ना। जब हमने एसिड के साथ अम्ल को, सॉरी एसिड के साथ अम्ल के साथ यदि धातु की अभिक्रिया करा दिया तो क्या मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इतना बता दिए, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना आया, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना आया। क्वालिटी अच्छा जा रहा है, यहां पे थोड़ा सा बताइएगा, क्वालिटी अच्छा जा रहा है। क्या किसमें दिक्कत आ रहा है अमन जी? प्रिया जी क्वालिटी अच्छा है, चलिए देखिए फिर क्वालिटी अच्छा है, ओके। आइए समझते हैं फिर अगला हम जो पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जो धातु की केमिकल प्रॉपर्टी है उस गुणों में हम जानेंगे पहला गुण अपना किसके साथ, तो हम जानेंगे यहाँ पे रिएक्शन विथ एसिड। कहना कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है, जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाते हैं, है ना। जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मान लिए कि यहाँ पे क्या भाई कोई मेटल है, क्या है, कोई मेटल है, और जैसे इसको मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा ना तो क्या बनाएगा, तो देखना ध्यान से, वह बना देगा लवण। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वह लवण बनाता है, इंपॉर्टेंट अब होगा कि वह बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालता है। तो आपको बताना है कि वह H2 गैस निकालता है। क्या निकालता है, H2 गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यदि हमसे कहेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं Na, है ना, और एक आपका ले लिया HCl को, किसको ले लिया, एसिड में HCl को ले लिया। अब जब इसको रिएक्शन करवाऊंगा तो बनेगा NaCl, और NaCl एक प्रकार के क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड है भाई, तो हमने इसको नाम दिया था क्या, कि यह लवण भी है। क्या है, लवण भी है, और प्लस में क्या निकल दिया, प्लस में H2 गैस निकाल दिया। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं तथा साथ ही साथ और किस गैस का निर्माण करते हैं, या किस प्रकार के गैस का निर्माण करते हैं, तो क्या बताना होगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धातुएं, यदि आपका एग्जाम में पूछा जाए कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, अब वहां पे लवण वाला एग्जाम्पल तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि बहुत ही कॉमन है। एग्जाम्पल लवण वाला नहीं होगा तो क्या मिलेगा, तो वहां पे मिलेगा कि यह हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर क्या निकालते हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, और यही यदि मैं कह देता कि यही यदि एसिड जो था ये तो मेटल से रिएक्शन किया, यदि यह बेस से रिएक्शन करता ना तो क्या बनाता, वह लवण तो बनाता ही बनाता, पर लवण के साथ में H2 गैस नहीं निकालता, क्या बनाता, जल बनाता। तो इन दोनों में बहुत ही सस्पेंशन होती है, समझिएगा। कह रहा है कि यदि अम्ल धातु से रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। यदि अम्ल को धातु से रिएक्शन करवा दिया जाए तो अम्ल बनेगा, और यही बात मैं कह दिया कि इसी अम्ल को, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनेगा, और इसी अम्ल को यदि रिएक्शन करवा दिया जाए क्षार के साथ, किसके साथ,
क्षार के साथ, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका जल। लवण तो बनेगा ही बनेगा, पर क्या बन जाएगा, साथ में जल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको याद रखना है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, मगर अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से कुछ ऐसे मेटल हैं जो आपको ऐतिहासिक तरीका से याद रखना होता है ना। एक क्या थे, धातु की केमिकल प्रॉपर्टी थे। अब बात करते हैं कि धातु के बारे में और क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात किया जाता है कि वह कौन कौन सी धातु है जो ऐतिहासिक मेटल के नाम से जाने जाते हैं, हिस्टोरिकल मेटल के नाम से जाने जाते हैं, या सबसे पहला मानव के द्वारा प्रयोग किया गया मेटल कौन सा है ना। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए कुछ सम हिस्टोरिकल मेटल कुछ ऐतिहासिक धातुओं की बात करेंगे, है ना, कुछ ऐतिहासिक धातुओं की बात करेंगे। तो ऐतिहासिक धातुओं में जो प्रसिद्ध है वो है आपका कॉपर। इसके बाद आपको कॉपर के बाद याद रखना है आयरन, आयरन के बाद याद रखना है आपको यहाँ पे टिन, टिन के बाद याद रखना है आपको, टिन के बाद याद रखना है एजी, इसके बाद याद रखना है एयू को। ऐसे बहुत धीरे धीरे क्या है आपका हिस्टोरिकल मेटल है। पर ये 5 को आपको मेनली रूप से याद रखना है, ये 5 को आपको मेन रूप से याद रखना है, कॉपर, आयरन, है ना। इसके बाद किसको याद रखिएगा, टिन को। इसके बाद क्या याद रखिएगा, एजी सिल्वर को। और इसके बाद क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे एयू को, गोल्ड को। अब बात करेंगे किसके बारे में, एयू के बारे में। तो आपको बता देना है कि ये जो एयू है भाई, यह मानव द्वारा प्रयोग किया गया, मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु है, प्रयोग किया गया पहला धातु है, पहला धातु है। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु कौन सा है, तो आपको क्या बताना है कि वह कॉपर है। क्या है, वह कॉपर है। इसके बाद देखिए ध्यान से मेटल से और कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेगा। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में एक और आपका गुण पूछ लिया जाता है कि धातु के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एमपी पॉइंट जो होते हैं भाई, इसे हम हिंदी में कहते हैं गलनांक बिंदु। क्या नाम देंगे, गलनांक बिंदु। जिस बिंदु पे धातु क्या होती है, पिघल जाती है या गल जाती है या मेल्टिंग हो जाती है, उसको नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको बताना है कि धातुओं की गलनांक बिंदु क्या होती है, हाईएस्ट होता है, उच्च होते हैं। क्या बताना है, धातुओं की गलनांक बिंदु भी कैसा होता है, उच्च होते हैं। अब जब धातुओं की गलनांक बिंदु उच्च होते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको बताना है एग्जाम्पल में। क्या बताइएगा भाई, तो एग्जाम्पल में आपको ले लूँ मैं टंगस्टन। किसको ले लूँ, टंगस्टन। अब टंगस्टन को ले लूँ तो टंगस्टन का संकेत क्या बता देना है, W। किससे संकेत करते हैं इसको, W से संकेत करेंगे। और जब W से संकेत करेंगे तो इस टंगस्टन का हम यूज कहाँ करते हैं भाई, तो इसको टंगस्टन का यूज करते हैं हम विद्युत बल्ब में। इसका यूज करते हैं हम विद्युत बल्ब में, फिलामेंट के रूप में, विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं, फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं। किसका, टंगस्टन का यूज करते हैं फिलामेंट के रूप में। जो आपकी बल्ब के अंदर जो लाइट जो इमिशन करता है ना, वही क्या होता है आपका फिलामेंट होती है। पतले पतले तंतु का बना होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार बल्बों में लगा हुआ रहता है ना, इस प्रकार का ऐसे बल्बों में लगा हुआ रहता है। तो क्या होती है, ये आपका फिलामेंट कहलाता है ना। क्या कहलाता है आपका, फिलामेंट कहलाता है ना। बिल्कुल अच्छा है ना, बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसका यूज करेंगे। बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जब ऊंच होते हैं तो इस टंगस्टन का एमपी पॉइंट कितना होता है भाई, इस टंगस्टन का एमपी पॉइंट कितना होता है, तो आपको कहना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो निर्माण, इस टंगस्टन का जो निर्माण किया जाता है भाई, वो राजस्थान में इसका आपका निर्माण किया जाता है। कौन से क्षेत्र में, तो इसका निर्माण किया जाता है राजस्थान का देगाना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र में, राजस्थान का देगाना
देगाना क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाता है, किसका? टंगस्टन का। यूज कहाँ करेंगे? बल्ब के फिलामेंट बनाने में। संकेत क्या होगा? W। मेल्टिंग पॉइंट कितना मानेंगे? गलनांक बिंदु कितना मानेंगे? तो गलनांक बिंदु हम मानेंगे 3500 डिग्री सेल्सियस को मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल मनोज कुमार जी, देगाना क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगला पॉइंट आपको क्या पूछ लिया जाएगा? तो अगला पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि धातुओं की बीपी क्या होती है। अब बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर मत समझिएगा, बीपी का मतलब यहां पे हम समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, जो धातुओं की क्वथनांक बिंदु होता है यहाँ पे, तो इसमें हम क्या समझने वाले हैं? इसमें हम समझने वाले हैं कि जो धातु होते हैं भाई, वो धातु के क्वथनांक भी कैसा होगा? ऊंच होते हैं। कैसा होते हैं? हाईएस्ट होते हैं, ऊंच होते हैं। तो अगला आपका पॉइंट है कि धातुओं के क्वथनांक क्या होते हैं? ऊंच होते हैं। अब जब धातुओं की बॉइलिंग पॉइंट भी ऊंच होते हैं भाई, इसको हम लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, या शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ B.P। क्या लिख सकते हो? B.P। तो बॉइलिंग पॉइंट ऊंच होते हैं, मगर समझना यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं, या यहाँ पे हम धातु पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे भी धातु हैं जो इस गुण को फॉलो ना करके कुछ अलग गुण को फॉलो करेगा। जैसे देखिएगा, अपवाद में कौन से धातु आते हैं? अपवाद में कौन से धातु आते हैं? तो यहाँ पे आपको दो नाम याद रखना है। पहला गैलियम और किसको? सीजियम को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जी, इसको बहुत ही नोट में भी आई लिखिएगा। तो गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं जिनको मुट्ठी में बंद करने पर कैसे हो जाएंगे? तो भाप में बदल जाते हैं या फिर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। मुट्ठी में बंद करने पर द्रव्य अवस्था में आ जाते हैं, द्रव्य में बदल जाते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं जिनको यदि मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया जाए ना तो कैसे हो जाएंगे? तो वह द्रव्य अवस्था में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि धातुएं के तो क्वथनांक बिंदु उच्च होते थे, मगर इनकर ही क्वथनांक बिंदु बहुत ही कम होते हैं। यदि मुट्ठी में उनको जोर से आप दबा लोगे, जोर से बंद कर लोगे, तो कैसे हो जाएंगे? तो वह द्रव्य अवस्था में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, या फिर भाप की अवस्था में आ जाते हैं। कौन कौन से धातु? गैलियम और सीजियम। इतने पॉइंटों को आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से आपको क्या समझना है। अगला पॉइंट धातु से आपको क्या पूछा जाएगा? तो अगला पॉइंट आपसे कहा जाएगा कि सर्वाधिक सक्रियता, मोस्ट रिएक्टिविटी मेटल का नाम बताइए कौन सा होते हैं, है ना। तो मोस्ट रिएक्टिविटी जो मेटल होता है उसमें आपको क्या याद रखना है भाई? तो मोस्ट रिएक्टिविटी मेटलों में याद रखना है सबसे अधिक सक्रियशील धातु, सबसे अधिक सक्रियता धातु में किसको याद रखना है भाई? तो सोडियम और पोटेशियम। ये दो ऐसे धातु हैं जो क्या होते हैं? काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं, और सक्रिय होने के कारण इसको कहाँ रखा जाता है भाई? सक्रिय होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें? मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है सोडियम को। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जिसका संकेत होता है P4, तो यदि आप बताओगे क्या कि बताओ भाई, आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसे श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। बिल्कुल मिट्टी के तेल, इसे केरोसिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप बताइए कि श्वेत फास्फोरस को रखा कहाँ जाता है भाई, ठीक है। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे आंसर दिखे हैं, जो भी आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आया है। और कोई कुछ बताना चाहेंगे?
चलिए देखिए इसे रखा जाता है भाई कहाँ, तो इसको रखा जाता है जल के अंदर, या फिर कह सकते हो कि इसे पानी के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? पानी के अंदर रखा जाता है श्वेत फास्फोरस को। जबकि सोडियम पोटेशियम धातु जो काफी सक्रियशील धातु है, कहाँ रखे जाते हैं? केरोसिन तेल के अंदर रखे जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे धातुओं के बारे में क्या पूछा जाएगा? यहाँ पे एक आपकी वर्ड दिख रहा होगा सक्रियता। क्या दिख रहा है? सक्रियता। तो कभी कभी एग्जामों में क्या करता है, क्वेश्चन कहता है कि बताओ भाई निम्न में से कौन सी श्रेणी आपकी सक्रियता श्रेणी को दर्शाता है, और 4 श्रेणियों को ऑप्शन में दे देता है। तो वहां पे आप देखिएगा रिएक्टिविटी है ना, रिएक्टिविटी मेटल का कैसा सीरीज होते हैं। ठीक है, तो कुछ सीरीज को आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हेडिंग होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, धातुओं की सक्रियता का क्रम, है ना, धातुओं की सक्रियता का क्रम। बिल्कुल कुंदन जी, हम बीच में आपका देख लेते हैं, आपका कमेंट हम पढ़ लेते हैं, है ना। एक बार आप पुनः कमेंट करिएगा आप क्या पूछना चाहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाले धातु का नाम बताइए। तो बॉइलिंग पॉइंट वाले धातु में आप लिख लो ना, आयरन को हम लिख लेंगे, है ना, 5700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे आयरन को। अब सभी धातुओं की बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होते हैं, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम को आप यहाँ पे काउंट कर ले सकते हैं, मैग्नीशियम को काउंट कर ले सकते हैं। जितने भी आपको धातु दिख रहे हैं ना, सभी का सभी हाईएस्ट होती हैं। एक्सेप्शन में 2 ही धातु था, गैलियम एंड सीजियम, बाकी का सभी हाईएस्ट होता है पॉइंट, सभी धातुओं का पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो किसी भी मेटल को आप एग्जांपल में उतार सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया आपको बीपी वाले मेटल में रिएक्शन में आपका एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पे आयरन को लिख सकते हो, एल्युमिनियम को लिख सकते हो इसके बाद आप जिंक को लिख सकते हो, है ना। बहुत सारे ऐसे धातुएं हैं जिनके आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। जितने भी आपको मेटल है गैलियम और सीजियम को छोड़ा करके वो सभी का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, है ना। तो कुंदन जी आप वहां पे एग्जांपल लगा लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद आगे की ओर हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की। यदि हम बात करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में पहला मेटल आपको लगाना है, कौन सा लगाना है? पोटेशियम। किसको? पोटेशियम। फिर इससे क्या लगाना है आपको? सोडियम। इन दोनों लमसम आपका सेम ही होते हैं, है ना, पर है तो नीचे ऊपर तो लिखना होगा थोड़ा सा, है पोटेशियम, सोडियम। इसके बाद आपको लिखना है क्या? कैल्शियम। किसको लिखना है? कैल्शियम। इसके बाद आपको लिख देना है मैग्नीशियम। किसको लगा देना है? मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे अधिक नहीं, इस सीरीज भी पूछ सकता है, सबसे अधिक भी पूछ सकता है कुंदन जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी एग्जाम में यदि ए ऑप्शन हो तो ए नहीं हो, यदि ए ऑप्शन में हो तो फिर ए नहीं होगा, नहीं तो फिर आपका ऑप्शन दो धातुओं का इस प्रकार दिया हुआ रहेगा, है ना, 2 धातुओं का इस प्रकार ऐसे दिया हुआ रहेगा। या फिर यदि ए ऑप्शन में पोटेशियम दे दिया और बी ऑप्शन में सोडियम दे दिया तो सी ऑप्शन आपको कहेगा कि ए एंड बी दोनों, है ना, ऐसे आपको कहेगा ही कहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में लमसम सेम ही होते हैं, पर थोड़ा सा क्या होता है, पोटेशियम, है ना, थोड़ा सा हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम में देख लीजिएगा कि कौन सा आपका पहले ऑप्शन दे रखा है, सोडियम है, इसके बाद और ऑप्शन देखिएगा कि पोटेशियम भी है या नहीं है। यदि है तो सी या डी ऑप्शन में दोनों को दे रखा है या नहीं दे रखा है। ठीक है, और ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे कि दोनों को दे दिया, ठीक है, वैसे नहीं दिखे जाते हैं। चलिए बात करते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम को ले लेंगे। मैग्नीशियम के बाद ले लेंगे एल्युमिनियम को। किसको लगा लेंगे? एल्युमिनियम को।
एल्युमिनियम के बाद फिर आती है सक्रियता धातुओं में जिंक। कौन आएगा? जिंक को हम ले लेंगे। ठीक है, जिंक को लेने के बाद यहाँ पे अगला धातु आपकी आती है आयरन, Fe। आयरन के बाद आता है Pb, लेड। इसके बाद मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना, इसके बाद मैं ऊपर की ओर लिख दे रहा हूँ। लेड के बाद आता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद आता है आपका Ag, और Ag के बाद आता है Au। क्या आता है? Au। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं इस तीन को अलग से लिखा, कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये तो आपकी सीरीज था, सक्रियता क्रम की धातुओं की सक्रियता क्रम की श्रेणी था। यदि हम बात करेंगे तो ये जो आपको तीन दिख रहे हैं ना, ये सबसे अधिक सक्रियता धातु है। ये क्या है? सबसे अधिक सक्रियता धातु है, सक्रियता धातु है। और ये जो तीन है भाई, ये तीन आपके सबसे कम सक्रियता धातु हैं, सबसे कम सक्रियता धातु हैं, सक्रियता धातु हैं। या फिर कह सकते हो कि ये सक्रिय होते ही नहीं है, ये रिएक्शन जल्दी करते ही नहीं है, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे अवस्था में होते हैं? मुक्त अवस्था में होते हैं। बहुत ही कम इनके बच क्या होता है? रिएक्टिविटी होता है। ठीक है, तो यह मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में क्या याद रखना है, मेरे साथ एक बार आप ध्यान से सुनिएगा कैसे आप याद करिएगा। याद रखना है, तीन तीन की काउंटिंग कर याद रखिएगा। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, पोटेशियम बिल्कुल अमन जी, कॉपर, Ag और Au स्वतंत्र रूप में होते ही होते हैं, है ना, इसीलिए मैंने लिख दिया मुक्त अवस्था में यह पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में यह स्थित होते हैं। इसके बाद याद रखना आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीन को पहले याद रखना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसके बाद याद रखना आप मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्या याद रखना? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। किसको? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक को याद रखना। फिर इसके बाद तीन को याद रखिएगा, क्या? आयरन और लेड। आयरन और कौन हो जाएगा? लेड, सीसा। और इसके बाद लास्ट का तीन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्या मान लेंगे? सबसे कम सक्रियता धातु मानेंगे, जबकि सबसे अधिक सक्रियता धातुओं में कौन होती है? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है किससे? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या जानना है? ये तो हम कुछ धातुओं की गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हमें एक एक मेटल के स्टडी करना है। जैसे हमें सिल्वर के बारे में जानना है, सिल्वर क्या है, इसकी परमाणु संकेत कितनी है, कौन कौन से इसके अयस्क होते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, इसका सोर्स बताइए, और उन्हीं सोर्सों में हम अयस्क को पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो सिल्वर है कौन कौन से कंपाउंड बनाएगा, कौन कौन से कंपाउंड को क्रिएट करेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सिल्वर ने आयोडीन के साथ रिएक्शन किया और सिल्वर आयोडाइड बना दिया। क्या बना दिया? सिल्वर आयोडाइड बना दिया। तो आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई इस सिल्वर आयोडाइड का हम यूज कहाँ करते हैं? तो समझ बता दूं आपको, आप जो आर्टिफिशियल मूवी के अंदर या फिल्मों के अंदर जो बिना मौसम की जो बारिश करवाई जाती है, आर्टिफिशियल वर्षा, कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, तो ये कृत्रिम वर्षा में किसका यूज करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का ही यूज करते हैं, है ना। इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट जैसे एग्जांपल आपको दे दूं, है ना, सिल्वर नाइट्रेट दे दूं, इनका भी यूज कहाँ करते हैं? यदि आप वोट देने गए होंगे या वोटिंग के क्षेत्रों से जानकारी रखते होंगे तो वहां पे आप देखोगे कि जो लोग वोट दे के निकलते हैं तो उनके हाथों अंगुलियों पे क्या होते हैं? एक स्याही के द्वारा पेंट किया हुआ रहता है। वो जो स्याही आपके होते हैं ना, वो कौन सा होते हैं? सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। नहीं यार, तत्वों को आप तीन तीन करके ही याद करिए कुंजन जी, है ना, तत्वों को आप तीन तीन करके ही याद करिए तो याद हो जाएगा, है ना। जैसे आपको याद करना है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, तीन सुपर का याद कर लीजिए और तीन के बाद ये तीन को याद कर लीजिए, है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हाईएस्ट और लो से आते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है इनकी श्रेणी वाली क्रम से। तो क्रम में जो ऑप्शन होते हैं ना, वो मैक्सिमम 4 से 5 ही तत्वों को दर्शाए जाते हैं।
4 से 5 के बाद ज़्यादा इससे आपको नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, ऊपर से या तो 4 दे देगा या फिर इधर की ओर से 4 दे देगा, है ना, या फिर बीच में से 4 दे देगा। ऐसे कर करके 4 ऑप्शन बना लिए जाते हैं। तो 4-5 को यदि आप लाइने से पढ़ लेते हैं ना, लाइन से या फिर पढ़ के 4-5 बार इसे किसी रफ कॉपी पर आप नोट कर लेते हैं ना, तो जल्दी से आपको याद हो जाता है ना। एक बार ध्यान में लगाएंगे हम इसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, इसको हम नोट करेंगे अगले रफ कॉपी पर। ठीक है, कि कैसे इसको सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बताइए। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कर लेंगे हम फोटोग्राफी के अंदर यूज कर लेते हैं जी, है ना कुंदन जी। सिल्वर ब्रोमाइड का हम यूज फोटोग्राफी में कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे कहाँ कैसे फोटोग्राफी में इसका यूज करेंगे। अभी तो ये बहुत सारे आपका कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, यहीं पे हम सिल्वर क्लोराइड के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का फोटोग्राफी के कांच में यूज कर लेंगे। ठीक है, जो फोटोग्राफी के आगे जो कांच पतले लगे होते हैं आपके कैमरे के आगे, वो कांच में आपका सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो इन सारे चीजों का भी पढ़ेंगे हम, सिल्वर के सारे कंपाउंडों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इतने समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आप सभी को समझ में तो आया ना। बिल्कुल, पीरियोडिक टेबल के भी सारे तत्वों के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीका से उसके पढ़ाएंगे और हर एक ट्रिक के साथ आपको टेबल को याद करवाऊंगा मैं। वहाँ पे हम बहुत ही अच्छे आपको ट्रिक बताएंगे और कौन से टेबल कहाँ पे कैसे याद रखने, ताकि आपको फास्फोरस भी सक्रियता है, बिल्कुल सक्रियता है सर आपकी फास्फोरस। सुमन जी बहुत ही सक्रियता है फास्फोरस। आप जानते हो कि श्वेत फास्फोरस आपके जुगनू में मिलता है। आप जो जुगनू देखते हैं रातों को जो जलता है उसमें श्वेत फास्फोरस ही होते हैं। फास्फोरस का भी अलग अलग आपका एलोट्रोप पाया जाता है, उसमें आप फास्फोरस को भी आगे स्टडी कर लेंगे जब नॉन मेटल को पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो सभी को समझ में तो आया ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ से है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी तक दिक्कत तो नहीं ने? बहुत अच्छा, आई होप आप सभी को समझ में आया। मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। बहुत अच्छा नीतू गुप्ता। एक्टिविटी होता है सर जी, मीनिंग सक्रिय का मीनिंग एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी में यहाँ पे लिखा हूँ, है ना, ये तो कितनी को आप निकाल दो बाहर, यहाँ से आप लिख दो एक्टिविटी, इतना को आप काउंट लिख लो एक्टिविटी। एक्टिविटी में तो सक्रियता होता है ना, वो कितना ज़्यादा एक्टिव है। ऐसे भी आप कॉमन लैंग्वेजों में यूज करते हो। बिल्कुल कुंदन जी, मैं आपका बिल्कुल मैं आप कमेंट पढ़ लिया करता हूँ, बिल्कुल कमेंट पढ़ लिया करूँगा। अगले क्लासों में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी मेटल, है ना, कौन कौन से सिल्वर का कंपाउंड बनता है, सिल्वर क्या है ना, इसके कौन कौन से अयस्क हैं। बहुत बहुत थैंक्स। यस, क्रोमियम ऑक्साइड एक सा अपवाद है इस धातु का, है ना, जो एस्टिक नेचर में होता है। सुमन जी, हम अगले क्लासों में बात करेंगे। बहुत थैंक्स।